गंगा मैया तक सब पहुंचना चाहते थे। आखिर गंगा मैया में डुबकी लगाए बिना छठ कैसा, वो भी पटना में। लेकिन पटना से दूर होती गंगा की धारा तक पहुंचने के लिए बनाए गए बांस के पुल पर उस दिन ऐसी अफरा तफरी मची कि कई घर उजड़ गए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-1 साल पहले तक पटना के किनारों से लगकर बहती गंगा मैया इस शहर से रूठ रही है। नतीजा, गंगा की धारा तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का सफर उसी जमीन पर करना होगा जहां कभी गंगा बहा करती थी। मेरे लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि जहां पहले गंगा थी वहां अब दूर तक फैली सूखी जमीन है, जहां खेती तक अब हो रही है। दूरदर्शन न्यूज की टीम गंगा के अस्तित्व से लेकर उसके भविष्य पर उठते सवालों को लेकर गंगोत्री से चलते चलते पूरा उत्तर प्रदेश पार करते हुए गंगा किनारे किनारे बिहार तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आप इसे कह सकते हैं कि जो पूरा गंगा पथ है उसका लगभग ये मध्य बिंदु है। इस तरफ अगर हम बात करें, लगभग उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहां से गंगा अब तक करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। और मैं अपनी बाईं तरफ बात करूं तो इस तरफ पूरब और दक्षिण की तरफ गंगा बहती हुई अभी उसे लगभग इतना ही सफर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना बाकी है। यानी इस तरह से देखा जाए तो हम गंगा का जो पथ है उसके बीच में खड़े हैं और हम शहर पटना में हैं, बिहार की राजधानी पटना। अभी तक की कहानी में आपने देखा कैसे गंगा गंगोत्री से एक छोटी धारा के रूप में निकलती हुई लगातार विशाल और विशालतम होती हुई वाराणसी तक आती है, जिसे इन कहानियों को हमारे साथी रोहन सिंह और मंजीत ठाकुर ने आप तक पहुंचाया। और अब हम गंगा की इस यात्रा पथ के या कहे गंगा पथ के मध्य में पहुंच चुके हैं और यहां से गंगा सागर तक हम आपको यहां से आगे की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे गंगा यहां से ज्यादा विस्तार के बाद सिमटती जाती है सिल्ट और दूसरी समस्याओं के कारण। और यह सफर हम गंगा सागर तक जारी रखेंगे और तमाम कहानियों को आप तक पहुंचाएंगे। पटनावासी होने के नाते साल 2012 में छठ पर्व के दौरान हुए हादसे ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने सुना था कि लोग अब छठ मनाने के लिए गंगा किनारे जाने से परहेज करने लगे हैं। मैं ऐसे ही एक छठ करने वाली परवैतिन प्रतिमा नुकुंज से पटना में ही मिला। गंगा जी सूखने के कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ, इसलिए बगल के तालाब में छठ कर लेते हैं, क्योंकि छठ तो करना अनिवार्य है परवर्ती लोग के लिए छठ, तो इसीलिए नहीं जा पाते हैं। और उसकी व्यवस्था किया जाए, गंगा की अच्छी सुविधा नहीं है इसलिए नहीं जा पाते। गंदगी बहुत रहती है, दूर भी बहुत चली गई हैं, इस वजह से नहीं जा पाते हैं। सभी महिलाएं सोचती हैं कि कौन इतना जाए दूर में, बगल में ही तालाब में चल जाए या छत पे अपना तालाब बना के उसमें कर ले। बुजुर्ग लोग को तो जाने में लगता है कि कैसे जाएं, भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है, गिरने वरने के चांस रहता है, यही वजह से बहुत सी नहीं जाती है बुजुर्ग महिलाएं। अब मतलब तीज त्यौहार, गंगा, मकर संक्रांति, सत्तुवानी, अम्बेडकर जयंती जो रहती है उसमें लोग अभी नहीं जा पाती हैं। लोग महिलाएं लोग ज़्यादा, जेंट्स लोग तो अपना चले जाते भी हैं, इन महिलाएं लोग नहीं जाती गंदगी के कारण और सूखने के कारण। गंगा पटना से दूर जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने से मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो हो जाता है। रेजिस्टेंस
फ्लो ज़्यादा हो जाने से उसकी जो गति है, वेलोसिटी है, वो घट जाती है। और जब वेलोसिटी घट जाती है तो सेडिमेंटेशन हो जाता है वहाँ पर। सेडिमेंटेशन हो जाने से गंगा दूसरा किनारा जो है वो वीक है, कमज़ोर है। पानी का या किसी भी चीज़ का, किसी भी जीवित या अजीवित चीज़ का पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी होती है। लेकिन यहीं हमें एक बड़ा गंदा नाला भी दिखा, तो वहीं के एक किसान से पूछ लिया। गंगा की ये पेटी जो सूख गई है, वहाँ खेती करते हैं सदन महतो जी हैं। सदन जी, ये बताएं कि यहाँ नाला बह रहा है, काफ़ी हम देख रहे हैं तेज़ी से नाला बह रहा है। ये किस तरह, ये पानी आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है? ये पूरा पटना के आ रहा है पानी सर। ये दीघा से आ रहा है, कुर्जी से आ रहा है, राजापुर पुल से आ रहा है, बांसघाट के पुल से आ रहा है, जितना पटेल नगर हुआ, पूरा पटना के कहे सर की पानी गंगा में आ रहा है। सब गंदगी गिर रहा है जी। तो आप कह रहे हैं कि कई जो इलाके हैं वहाँ का पानी आ रहा है, और ये जाके मिल कहाँ रहा है? कलेक्ट्री घाट में मिल रहे हैं। जाइए गंगा जी में एकदम खुलेआम देखिए, मिल रहे हैं, सब कोई देख सकते हैं। सदन महतो कहते हैं कि गंगा आज भले ही दूर चली गई है, लेकिन वो फिर वापस आएगी। ऐसे में हम मिले एक जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर R.K. सिन्हा से। प्रोफेसर सिन्हा 1986 में बने गंगा एक्शन प्लान का भी हिस्सा थे और साल 2009 में बनी गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का भी जरूरी हिस्सा बने हुए हैं। आपका जो सवाल है कि कहाँ कमी रह गई, तो गंगा में समग्रता की एक तो कमी रही, क्योंकि जितना भी एक्शन प्लान बने उसमें मोस्टली इंजीनियरिंग इंटरवेंशन का ही प्रॉब्लम रहा कि इंजीनियरिंग इंटरवेंशन किया जाए, और इंजीनियरिंग इंटरवेंशन कर दिया गया, उसके बाद वो चालू रहा नहीं। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया, या गंगा के किनारे सामुदायिक शौचालय बना दिए गए, या गंगा के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया गया। तो शुरू के जो गंगा एक्शन प्लान बने थे उसमें 85% उसका पैसा इंटरसेप्शन डाइवर्सन ऑफ सीवेज में खर्च हुआ था कि गंगा में न गिरेगा, इसको हम ले जाके गंगा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खर्च करेंगे, लेकिन उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं आपको जानकारी दूं कि 900 करोड़ रुपए राजीव गांधी के समय में गंगा एक्शन प्लान के लिए इस देश में खर्च हुआ। उसके बाद 15,000 करोड़ रुपए जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, मेरे पास भारत सरकार का गजट है जो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके बाद भारत की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से कर्ज लिए गंगा को बचाने के लिए, जो गंगा बेसिन प्राधिकरण जी, उसके तहत 15,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से कर्ज लिए गए। बिहार की सरकार को भी 750 करोड़ रुपए मिले। तो बिहार की सरकार ने क्या किया, वो सामने जहाँ हम लोग बैठे हैं इस प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया, करोड़ों की लागत से बनी, और गंगा यहाँ से दूर चली गई। यह कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और गंगा हर वर्ष अपना किनारा छोड़कर आगे जा रही है। तो इस घाट का फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा, क्योंकि जब गंगा ही किनारे नहीं रहेगी तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सौंदर्यीकरण किस बात का? तो विश्व बैंक के पैसे थे, यहाँ की भोली भाली जनता इस देश की कर्ज को स्वीकार कर लेती है और सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। गंगा को लाने का पहले प्रयास होना चाहिए। गंगा किनारे आ जाएगी तो उससे बड़ा सौंदर्यीकरण पटना का और कुछ हो नहीं सकता। कालीघाट से हमने तय किया कि गंगा के बीच में बने बड़े डेल्टा तक चला जाए, जो रोज बरोज स्थायी होती जा रही है। जो हम गंदे नाले की बात कर रहे थे, आप देखिए ये कलेक्टेरिएट घाट से जो नाला निकल रहा था वो यहाँ सीधे गंगा में मिल रहा है, बिना किसी ट्रीटमेंट के। ये सीधे जो पश्चिमी हिस्सा है पटना का, उसका सारा गंदा पानी यहाँ पे बाईं तरफ जो मेरे है, यहाँ सीधे गंगा में मिल रहा है। 5 मेजर ड्रेन्स हैं यहाँ पर। 5 नाला का अनट्रीटेड सीवेज गंगा में जा रहा है। गंगा का प्रदूषण की भी लेवल बहुत हाई यहाँ पर है, एक मामले में कि बैक्टीरिया का लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ। बैक्टीरिया लोड का मूल कारण वही है सीवेज, और इसके अलावा फिर जो हम
गंगा किनारे टॉयलेट करते हैं, जानवरों को धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, मरे हुए जानवरों को फेंकते हैं, मुर्दा को फेंकते हैं। इसके कारण यहाँ बैक्टीरियल लोड का हालत है कि जहाँ फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 500 प्रति 100 ml होना चाहिए वो 50,000 तक है, और जो 2,500 होना चाहिए टोटल कोलीफॉर्म वो हमारा 1.5 लाख 1,60,000 तक है। लगा कि हम गंगा को न तो गंदा करने से खुद को रोक पा रहे हैं, न ही आस्था को छोड़ पा रहे हैं। वो तो पतित पावनी माँ गंगा है। गंगा बहुत तपस्या से भागीरथी जी लाए थे अपने कुल अपने संसार को तारने के लिए। और वो पतित पावनी जहाँ गंगा नहीं रहता है वहाँ शून्य हो जाता है। जहाँ गंगा है सब कुछ सुख प्राप्ति आ जाता है। और वो गंगा को हमको बचा कर रखना चाहिए। और हम लोग गंदा जान कर करते हैं। कूड़ा कचरा जो आता है सोचता है कि मैं गंगा को बड़ी सुख देता हूँ, सुख नहीं देता है, कचरा डालकर और गंदा कर देता है। धीरे 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 गंगा कोसों दूर जा रही है। इतना दूर हमसे जा रही है कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि गंगा का जल नहीं मिलेगा, गंगा का बालू ही बालू मिलेगा। गंगा के बगल के क्लास 1 के 36 शहरों में प्रतिदिन 2,600 MLD से ज्यादा गंदा पानी निकलता है, जिसका मात्र 46% ही साफ करके नदी में गिराया जाता है। गंगा पॉल्यूशन की वजह से जितनी मछलियां मिलती थी गंगा में आज वो नहीं मिलती हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करवा दिया। पटना में गंगा नहीं रहने जा रही है। हमारी बिहार की सरकार ने 19 करोड़ रुपए अभी एक सप्ताह पहले कैबिनेट की बैठक में वो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार से कि आप ये बताइए कि जब गंगा ही नहीं रहेगी तो डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। सबसे पहला जरूरी है कि गंगा की धारा को पटना के किनारे वापस लाया जाए। गंगोत्री से चलला है गंगा मैया तले तले खाओला है गंगा मैया ऊपर। पटना में जिन इलाकों में गंगा घाटों से लगी है वहां पानी ठहरा हुआ और बदबूदार है। ये है मालती देवी। कभी हर रोज गंगा स्नान इनकी आदतों में शुमार था, लेकिन पिछले कुछ समय पहले ही गंदे पानी के कारण इनकी कान में परेशानी होने लगी। पहले तो डेली नहाते थे, रोज माँ बेटा नहाते थे। अब जब से कान में पानी घुसा, जब से डॉक्टर मना किया तो नहीं हम आ पाए। फिर मतलब मना कर दिए डॉक्टर तो नहीं आते हैं। पानी में भी हल्का महक हो गया था। अब पर्व करते हैं तो खाली आते हैं, छठ करते हैं तो आते हैं, बस सब अपने आप छोड़ दिए। गंगा जी महक हुआ था और गोरों में दर्द रहता है तो नहीं आ पाते हैं। अपुष्ट आंकड़ा कहता है कि 1986 के बाद निर्मल गंगा के लिए अलग अलग योजनाओं में कुल 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गंगा के हालात ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। पटना शहर में 400 से 500 MLD अनट्रीटेड वाटर रोज निकलता है गंगा में। और ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्षमता है पटना शहर में 3 बैठाए गए हैं। एक बेऊर में है, एक सैदपुर में, एक पहाड़ी पर है। तीनों ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता मात्र 105 MLD की है। दूसरा पॉल्यूशन का एक बड़ा मामला है एनिमल बॉडी। पूरे बिहार में पटना सहित कहीं भी किसी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत के पास 1 इंच भूमि सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि वो उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से कर पाते। लोग गंगा में फेंकते हैं या सड़कों के किनारे फेंक दिए। इंसानी लाशें और जानवरों की लाशें गंगा की खुद अपने आप को साफ करने की क्षमता खत्म कर रही है। जो मेन प्रॉब्लम है कि गंगा की जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसके अंदर गंदगी डाल रहे हैं।
बिहार में गंगा एक्शन प्लान के तहत 9 विद्युत सौधारी की स्थापना की गई थी। लकड़ियों से पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। आज बिहार में उन 9 मशीनों में से सिर्फ एक मशीन बांस घाट वाली चलती है। अब मैं जा पहुंचा पटना के उन 3 केंद्रों में से एक पर जहां विद्युत शवदाह गृह बनाए गए हैं, लेकिन वहां हालात अपनी कहानी खुद ब खुद कह रहे थे। ये कब से बन रही है? ये तो पिछले 18 महीने से लगभग 18 महीने के पहले कुछ दिन के लिए चालू हुआ था, फिर उसके पहले जो है काफ़ी दिन से बंद, और इसकी स्थिति मान के चलिए कि 4-5 साल से जल गई। बीच में कभी मान लीजिए कुछ नगर निगम का दिमाग खुला तो कुछ दिन चालू हुआ, फिर उसके बाद तो स्थिति में है कि बिल्कुल एकदम कंप्लीट डेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको इससे नुकसान ही हुआ है। मेरे पीछे आप जो फ्लैट्स दिख रहे हैं, इस पे कानूनी तौर पर रोक लगाई गई। गंगा का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे गंगा बहती है, जब बाढ़ आती है तो पानी ऊपर तक जा पहुँचता है, लेकिन यहाँ फ्लैट बन रहे हैं। कुछ फ्लैट्स बन चुके हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं। स्थानीय किसानों से लेकर वैज्ञानिक तक सब कहते हैं कि गंगा इन सूखी जमीनों पर लौटेगी। क्या सचमुच आने वाले सालों में गंगा में इतना पानी बचेगा? टिहरी डैम तो बना बाद में, लेकिन उसके पहले भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार में है, जहां से 90 से 95% गंगा की पानी को पश्चिमी गंगा कैनाल में डाल दिया जाता है, और वो उसी कैनाल पर है आपका हर की पैड़ी और हरिद्वार शहर, और उसके बाद वो चला जाता है सिंचाई के लिए। इसके बाद 100 किलोमीटर बाद बिजनौर में मध्य गंगा बैराज है, वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है। फिर 169 किलोमीटर नीचे वहाँ से नरोरा में लोअर गंगा बैराज है, फिर एक कानपुर में बैराज बना है। नतीजा क्या है कि नरोरा से लेकर इलाहाबाद तक 600 किलोमीटर में गंगा में पानी न के बराबर है। मुश्किल से 80-85% पानी तो सीवेज है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। 15-20%, 25% पानी जो है वो पानी गंगा का पानी उसमें मिलता है। इसलिए गंगा की दुर्दशा तो वहीं शुरू हो जाती है। अब इतने पानी निकालने के बाद गंगा के अस्तित्व पर खतरा होना स्वाभाविक है। पटना के बाद अब हम सीधे बढ़ रहे हैं पूरब की ओर, जहां गंगा आगे बढ़ती है बंगाल की खाड़ी की ओर। हम पटना के बाद बाढ़, मोकामा, भागलपुर होते हुए बंगाल में आगे प्रवेश करेंगे। गंगा किनारे किनारे पटना से आगे बढ़ते ही हमें ईंट भट्टों की कतारें दिखने लगी, साथ में दिखे बड़े बड़े गड्ढे। यहां मिट्टी नदी नहीं काट रही बल्कि इंसान काट रहे हैं, चाहे ईंट बनाने के लिए या दूसरे कारणों से। और गंगा के किनारे एक बड़ा गड्ढा, इस तरह के पूरे गड्ढों की श्रृंखला है। जानकार ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक माफिया तंत्र काम करता है। हम आ पहुंचे पंडारक, अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध पंडारक। अनुभव तो पहले 200-190 फीट पर हम लोगों का हैंडपंप हो जाया करता था। आज के डेट में 280 फीट लगता है पाइप, और अभी की स्थिति है हम लोगों के यहाँ कि 40 फीट से भी नीचे है पानी। कुआं का स्थिति ले लीजिए, वहाँ भी आदमी को डबल रस्सा लगाना पड़ता है तब पानी खींच कर ऊपर आता है। ये स्थिति हम लोगों के यहाँ की है। इसकी गहराई कम हो गई है, तो गहराई कम होने से और फड़क्का के बांध बनने से मछली भी आना बंद हो गया। जो समुद्र की मछलियाँ यहाँ आती थी काफ़ी मात्रा में और कई प्रजाति की आती थी, वो बहुत प्रमुख जो था
उसके आने बंद होने से अब जो है यहाँ जो है खास करके मछुआरे हैं उनको काफ़ी मात्रा में तो मछली मिल नहीं पाती है। भंडारा के बाद हमारा अगला मुकाम बना मोकामा। इतना ही गंदा पानी, आप जरा एक झोंक जा करके देखिए इसमें है। इसको बना भी देना चाहिए था जैसे कंपनी को, तो बना भी नहीं पाता है, गंदा भी करता है जैसे। तो बोलिए हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए जाते। हाईवे पर ही हमें दिखी एक शराब की फैक्ट्री। गंगा यहां बेहद सिमटी से दिखी, लेकिन हमने जब गंगा की सेहत और गंदगी के बारे में पूछा तो स्थानीय नौजवान हमें फैक्ट्री के पीछे वाले उस हिस्से की तरफ ले गए जहां से जहरीला पानी सीधे गंगा में मिलता था। ये 2-3 इलाका इस जगह गंगा स्नान करता है, लोग को गंगा स्नान करना बंद हो गया। इतना गंदा है, ऐसे इतना चर्म रोग होता है कि जिसका वर्णन नहीं है। और दुर्गंध और बाकी कुछ? दुर्गंध तो इतना कि पूर्वा हवा चलता समूचा गांव दुर्गंध चला जाता है। इतना मच्छर का प्रकोप है और बीमारियां फैली हुई है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मोकामा को एक समय औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित करने की भरपूर कोशिश की गई थी, जूते चप्पल का कारखाना हो या दूसरे कारखाने, लेकिन इसका खामियाजा सीधे गंगा और गंगा किनारे वालों को उठाना पड़ रहा है। हमारा सफर अब आगे बढ़ रहा है। पटना से आगे बढ़ने के बाद हम बाढ़ मोकामा होते हुए अब मुंगेर पहुंचे हैं। चाहे हम हरिद्वार की बात करें, वाराणसी की बात करें, ये सब वो इलाके हैं जहां गंगा उत्तर की तरफ बहती है और उनमें से एक इलाका ये भी है जिसे काफी पवित्र माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो टीले बने हुए हैं, ये वही सिल्ट है जिस सिल्ट की हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, जो जिस सिल्ट को अब गंगा ढोने में उतनी सक्षम मालूम नहीं पड़ती। और देखा जाए तो फरक्का बैराज के जो दहशत की बात की जाती है और जो सिल्ट ढुलाई करने की जो गंगा की जो पूरी प्रकृति है उस पे जो नुकसान हुआ है, उसका सबसे पहला और बड़ा असर यहाँ मुंगेर में दिखता है। और धीरे धीरे हमें ये बताया गया और जिस तरह के दस्तावेज बताते हैं कि धीरे धीरे ये जो सिल्ट जमने का असर है वो बढ़ता जाएगा और फरक्का में हमें इसका एक चरम रूप देखने को मिलेगा। उसके कारण जो मुंगेर जैसे इलाके में ये फर्क आया है कि यहाँ गंगा भी छोटी होती गई है। 1971 में पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बना और 1975 में उसकी कमीशनिंग हुई। फ्लड के टाइम में लोग क्या करते थे, गंगा तेज धारा के कारण 150 से 200 फीट तक उड़ाई होती थी, उसकी डिसिल्टिंग होती थी, नेचुरल प्रोसेस बाढ़ के समय। और जब गंगा में डिसिल्टिंग होती तो उसी तरह से उसकी सहायक नदियों में भी डिसिल्टिंग होती थी, तो गहराई मेंटेन रहती थी, तो फ्लड कंट्रोल में हो जाता था, इरोजन कम होता था। जब आपने बैराज बना दिया तो सिल्ट का डिपोजिशन भयानक रूप में बढ़ा है। कहा कि फरक्का बैराज जब बना तो जो रेत आया गंगा की ओर से, तो रेत तो रह गया इसी के बेड पर, और बेड पर ही एक शैवाल होता था, वही शैवाल पानी को साफ करता है। तो बेड पर जो शैवाल था उस पर जो रेत चढ़ गया, तो रेत चढ़ने से वो शैवाल मर गया। तो शैवाल मर गया तो जो गंदगी गिरा ही रहे हैं, गंदगी बढ़ा रहे हैं, और गंदगी को साफ करने वाला जो तत्व था वह तत्व ही समाप्त हो गया। तो नतीजा था कि पानी भी गंदा हो गया। गंगा पथ पे यात्रा करते करते हम अब मुंगेर के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव भागलपुर में पहुंचे हैं। भागलपुर बिहार का एक महत्वपूर्ण इलाका और गंगा की यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखा जाए तो जो समस्या हमें लगातार हमने पटना से यहाँ तक देखा है कि गंगा लगातार बीच में सूखी हुई है, कई धाराओं में बट के चल रही है, वो यहाँ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मछली तो हम बड़ा मछली पहले ज़्यादा मिलता था, अब बड़ा मछली जो है 5-7 साल से कम हो गया है। छोटा मछली मार के जी रहे हैं। कहते हैं कि वो हिल्सा मछली अब नहीं मिलती, पहले नहीं मिलती है। हाँ,
हिलसा मछली नहीं मिलती। हिलसा मछली क्यों नहीं मिलती? वो कहता है कि वो फरक्का जो हाँ उससे मछली चढ़ नहीं पाता है इधर। अच्छा। हाँ वही फरक्का बांध जो बना है वही वजह से हिलसा यहाँ चढ़ नहीं सकता। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान। कहलगांव में गंगा अपने विस्तार के साथ दिखती है, लेकिन यहाँ के अपने सवाल हैं। 2300 कल कारखाने की पानी जो है गंगा नदी में गिराया जाता है, और जो फरक्का बराज बनने के कारण जो बड़ी से छोटी मछलियां का आना बंद हुआ, और जो छोटी छोटी मछलियों जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, पुलिस, वन विभाग सभी मिलकर जो है ये छोटी छोटी मछलियों को विनाश कर रही है। हमारी मुलाकात हुई वहीं के एक मछुआरे दीपक सैनी से। हमको मान लीजिए कि जिन समय हम अपने पिताजी के साथ चलते थे तो जितना मेहनत नहीं करते, घंटा 2 घंटा हम कर देते थे, वो आधार से समझ लो दिन भर भी करते हैं तो उतना नहीं पाते हैं मछली। कहाँ गई मछली? मछली क्या बता, सब तो मारने ही वाला है, इतना दूर के क्षेत्र में तो मछली जाएगा कहाँ? जो होता है सब बिटरा जाता है। छोटा छोटा बच्चा जब बड़ा नहीं हो सकेगा तो क्या होगा? मैंने सुना है कि अब कुछ लोग इतनी कमाई कम हो गई कि अब दूसरे शहर में जाके मजदूरी करने बहुत कर रहा है यहाँ के लोग। दिल्ली देखिए, पंजाब में देखिए, यहाँ के लोग सब पेट नहीं भरता है तो क्या करेगा? बाल बच्चा भूखे मरेगा। ये छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाने की हिम्मत नहीं है कि बढ़िया स्कूल में नाम लिखा, 1000-2000 लेता हो कहीं पढ़े। ये साला घस के लेट्टा में भेजो, जाएगा नहीं जाएगा वो भी ठीक है। मैंने कहलगांव में देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन पर जाने का फैसला किया, क्योंकि एनटीपीसी पर पर्यावरणविद गंगा में प्रदूषण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। एनटीपीसी जितना भी पानी कहलगांव के लिए प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है, उसका एक बूंद भी गंगा में नहीं छोड़ रहा है। इट इज़ अ कम्प्लीटली जीरो डिस्चार्ज प्लांट। 2011 से हम लोग 100% जीरो डिस्चार्ज पे। एनटीपीसी की पहल कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर दिखाती है। कहलगांव से गंगा आगे बढ़ती हुई झारखंड के साहिबगंज और पीरपैंती होती हुई बिहार को छोड़कर बंगाल में जाती है, जहां मशहूर बैराज फरक्का बैराज बना हुआ है। हमारे इस एपिसोड में बिहार में गंगा पे चर्चा में इतना ही, लेकिन जब हम बंगाल का रुख करेंगे तो बात करेंगे कि आखिर फरक्का बैराज को लेकर इतनी बहस क्यों है। हम जा रहे हैं राजमहल होते हुए बिहार के बाद बंगाल के मालदा। अगले अंक में देखेंगे कि मालदा की क्या कहानी है, बहरामपुर क्या कहता है, और देखेंगे कि कोलकाता जैसे महानगर गंगा की दुर्दशा पर क्या कहता है, और एक बार गंगा सागर की आस लगाए आस्था के पीछे का सच क्या है। कहते हैं कि गंगा सागर के अस्तित्व पर भी ढेरों सवाल हैं। मैया हे गंगा मैया, 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 मैया हे गंगा मैया।